एलिमेंट्स का मतलब होता है जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन। होता क्या है बच्चे कि जब मैं कार्बन का एटम देखती हूँ ना, तो उसमें हमें कभी कभी क्या मिलता है, हमें कार्बन के 3 तरीके के एटम मिलते हैं। जैसे किसी में कार्बन 12 होता है, किसी में कार्बन का वेट 13 होता है, और किसी किसी में कार्बन का वेट 14 होता है। या जैसे हाइड्रोजन है, तो हमें 3 तरीके के हाइड्रोजन एटम मिलते हैं। एक जिसका मास 1 होता है, एक जिसका मास 2 होता है, एक जिसका मास 3 होता है। इन्हें हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली क्लोरीन के 2 मिलते हैं, क्लोरीन में 35 एंड क्लोरीन 37। तो इन्हें हम बोलते हैं आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बेटा जब हमारे पास आइसोटॉप होते हैं तब हमारे पास डाउट हो जाता है, हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि अब हम कार्बन का मास 12 ले, 13 ले या 14 ले, या हाइड्रोजन का 1 ले, 2 ले या 3 ले, या क्लोरीन का 35 ले या 37 ले। तो जब भी कभी एलिमेंट्स के आइसोटॉप होते हैं तो ऐसे में हम लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या लेते हैं? मैम हाँ जी बेटा। स्क्रीन शेयर की है क्या मैम? स्क्रीन शेयर नहीं है बेटा, होगी स्क्रीन तो शेयर। ओहो, अच्छा, सॉरी, ओ सॉरी बच्चे। देखिए क्या अभी स्क्रीन शेयर है? यस मैम। यस मैम। हाँ, ओके 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 यस बेटा। मैम। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स जैसे होते हैं ना, जैसे कार्बन के 3 है, 12, 13 या 14, या हाइड्रोजन के 3 है, 1, 2 या 3, या क्लोरीन के 2 है, 35 या 37। तो इन्हें हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो बेटा क्योंकि एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स मिलते हैं, आइसोटॉप्स मतलब एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ऐसे में क्या होता है ना बेटा, जब भी कभी हमारे पास एक इस तरह की स्पीशीज आ जाती है तो उसमें हमें लेना पड़ता है एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि अब कंफ्यूजन हो गया ना कि क्लोरीन का 35 ले या 37 ले, 12 ले, 13 या 14 ले। एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, ये देखो। जैसे कार्बन 12 वाला लिया, कार्बन 13 वाला, और कार्बन 14 वाला, ये हम देखते हैं हमें कितना कितना परसेंट मिलता है। लेटेस्ट से ये हमें 99% मिलता है, ये हमें 0.6% मिल रहा है, और ये हमें 0.4% मिल रहा है। मान लो इस तरीके से परसेंटेज इसकी गिवन होती है कि ये कितना कितना मिलता है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, यानी कि 12 इंटू में 99 प्लस 13 इंटू में 0.6 प्लस 14 इंटू में 0.4, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100। 100। इससे क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? यस। यस मैम। अब होता क्या है बेटा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 12.0001 के करीब आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें क्या ले लेते हैं, 12 ही ले लेते हैं। ये समझ में आया? राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब अंदाजन ले लेते हैं। लेकिन हमें एवरेज एटॉमिक मास लेना क्यों पड़ा, ड्यू टू आइसोटॉप्स। सभी को समझ में आया? यस मैम। ठीक है। व्हाट इज मोलर मास? व्हाट इज मोलर मास? मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स और एटम्स, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। जैसे वाटर का मोलर मास का मतलब क्या हुआ कि अगर 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं,
तो उसका जितना मास आएगा कि हमने इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लिए और उसे वेइंग बैलेंस पे रख दिया, तो हमें पता है कि 18 ग्राम वेट आएगा उसका। तो बेटा ये 18 ग्राम क्या हो गया, मोलर मास ऑफ वाटर। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to the power 23 23. मोल कंसेप्ट का मतलब होता है एक मोल में इतनी चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 1 मोल रबड़, तो 1 मोल पेंस, तो 1 मोल पेंस का मतलब हो गया कि मेरे पास 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 पेन्स है। बट आपको पता है इतनी स्पेस ही नहीं है कि मैं इतने पेन इकट्ठे कर सकूं। तो इसीलिए पेन के लिए, पेंसिल के लिए, बॉटल के लिए ये नंबर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ये नंबर इंपॉर्टेंस रखता है उन चीजों के लिए जो बहुत छोटी है। किनके लिए? जो बहुत छोटी है। बेटा देखो, दो तरह की चीजें होती है। एक होती है माइक्रोस्कोपिक। क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक। क्या किसी को पता है माइक्रोस्कोपिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैम मतलब जो चीज हमें माइक्रोस्कोप से दिखे। वेरी गुड, जो चीज हमें माइक्रोस्कोप की मदद से दिखे। तो बेटा माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत 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 छोटी चीजें, जैसे शरीर की कोशिकाएं, सेल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो वो होती है माइक्रोस्कोपिक चीजें। और मैक्रोस्कोपिक चीजें जो हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, जैसे चीनी का दाना या एक नमक का दाना। कहने को तो वो भी बहुत छोटा है, पर वो हमारी आंखों से दिख रहा है। पेन, लैपटॉप, मोबाइल फोन, हम सब मैक्रोस्कोपिक में आते हैं। माइक्रोस्कोपिक वो चीजें जो बहुत छोटी, इतनी छोटी जो माइक्रोस्कोप से दिखे। तो बेसिकली जो बेटा ये इतना बड़ा नंबर होता है ना, ये माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने लिखा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये सभी को समझ में आ गया मोल कंसेप्ट? यस मैम। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट है बेटा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज का फॉर्मूला है, तो उसका जब हम मास निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं? कैटायन और एनायन के मास को प्लस करके निकालते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, बट मैं फिर भी आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। देखो, जैसे कुछ सब्सटेंसेस में क्या होता है, जैसे NaCl है तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस होता है। तो इसमें हम ऐसे में इसका मास कैसे निकालते हैं? देखो, द फॉर्मूला मास of a substance is the sum of atomic masses of the atoms present in the formula। कि उस फॉर्मूला में जो भी एटम है उनके मास को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला मास। जैसे NaCl है, तो NaCl का मास निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? Na का मास होता है 23, Cl का मास होता है 35.5। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ गया? 58.5। और हमने क्या निकाला है? फॉर्मूला मास निकाला है। यहाँ मोल नहीं लिखा ना, तो इसको यू लिखेंगे। क्योंकि जो एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मास होता है वो हम यू में निकालते हैं। तो इसका कितना हो गया फॉर्मूला मास? 58.5 यू। अगर यही लिखा होता ना 1 मोल NaCl, तो हम लिखते हैं 58.5 ग्राम्स। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। है ना? देखो, अब फॉर्मूला मास ऑफ CuNO3 ट्वाइस। अब ये देखो, ध्यान से देखते हैं CuNO3 ट्वाइस। इसको थोड़ा 1 मिनट ध्यान से देखते, 1 सेकेंड रुकना, मैं ब्लैंक पेज कर रही है, थोड़ा लंबा डाल दूँ। एक एक सेकंड। पेज खत्म हो गया ना? हाँ, यहाँ देखो। अब जैसे हमें दे रखा है CuNO3 ट्वाइस। बेटा ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है?
ब्रैकेट का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी चीजें हैं ना, यहाँ पर मतलब 2 बार NO3 है। CuNO3 ट्वाइस का मतलब हो गया कि Cu प्लस NO3 प्लस NO3। NO3 ट्वाइस का मतलब है कि 2 बार NO3 है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि कॉपर NO3 से ऐसे जुड़ा हुआ है, CuNO3 CuNO3। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, Repeat, ma'am. ma'am. बेटा कॉपर का मास, हाँ कॉपर का मास होता है 63.5। अब देखो CuNO3 ट्वाइस, तो इसके अंदर बेटा कॉपर कितने हैं? 1। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। देखो 1 और 1 2, 2 हो गए ना बेटा नाइट्रोजन। Yes, और ma'am. ऑक्सीजन कितने हो गए ये बताओ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6. हुए 6, 2 3 6। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। अब बेटा कॉपर का वेट होता है 63.5, नाइट्रोजन का वेट होता है 14, ऑक्सीजन का वेट होता है 16। तो कैसे करेंगे? 63.5 प्लस 14 इंटू में 2 प्लस 16 इंटू में 6। तो 63.5 प्लस 28 प्लस 6 6 36 का 6 396। अब सबको प्लस करना है, यहाँ देखो 96 28 63.5, 5 8 और 6 14 और 3 17, 10 और 2 12 और 6 18। तो कितना आ गया? 187.5 यू। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, sir. बेटा यू में कब मास निकालते हैं? इसका मतलब एक एक सिंगल मॉलिक्यूल है CuNO3 ट्वाइस का, और 1 मोल CuNO3 ट्वाइस होता, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स है। तो ऐसे में इसका वेट तब भी 187.5 ही आता है, लेकिन तब कितना आता? ग्राम आता। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। Good. बेटा सभी का हो रहा है ना ये? चलिए आगे। Yes, ma'am. ओके, वेरी। चलो बेटा मूविंग फॉरवर्ड। अब उसने हमसे अगला सवाल क्या पूछा है? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। बेटा मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। चाहे तो मैं यहां लिख देती, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। और बेटा इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जो 1 मोल गैस है उसका अगर एट एसटीपी कंडीशन हो, एसटीपी कंडीशंस क्या होती है कौन बताएगा जल्दी से? एसटीपी कंडीशंस क्या होती हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273.15 केल्विन, और प्रेशर 1 बार। तो अगर बेटा एसटीपी कंडीशंस होती है तो 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.4 लीटर। ठीक है, ये याद रखना है कि एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन, चाहे ऑक्सीजन, चाहे वाटर वेपर्स, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एसटीपी कंडीशंस है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर है, तो 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा उसका। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया? और बेटा टाइप ऑफ मैटर, मैटर 2 तरीके का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। ठीक है, Yes, तो
चलो बेटा अब थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर whatever the source always contain dash% mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen। बेटा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर बेटा 11.1% हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा बताओ? कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज, क्या किसी को पता है? देखो बच्चे, परसेंट। अच्छा, सेंचुरी का मतलब पता है किसी को? विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 सेंचुरी का मतलब 100 50 रन, 100 रन, है ना? जब कोई 100 रन बनाता है तो बेटा परसेंट, यहाँ पर सेंट का मतलब भी होता है 100। तो किसी भी चीज का जो टोटल परसेंट होता है ना वो 100 होता है। तो हम ये मानते हैं कि देखो अगर 100 है तो अगर 100 में से 11.1% अगर हाइड्रोजन है तो 100 में से बचा हुआ ऑक्सीजन होगा ना, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 88.9। 88.9। समझ में आया? यस मैम। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, तो इसका आंसर क्या हुआ? 88.9। और बेटा पानी कहीं से भी ले हम, लेकिन उसमें जो परसेंटेज आएगी ना वो ऑक्सीजन की हमेशा 88.9 और हाइड्रोजन की 11.1 ही आएगी। चाहे वो पानी हमने रेन वाटर से लिया हो, चाहे वो अटलांटिक ओशन से लिया, चाहे वो पैसिफिक ओशन से लिया। ये कौन सा लॉ है जो ये बात कहता है? इस लॉ को भी याद कर सकते हो। हमने 5 लॉज पढ़े थे इस चैप्टर में, उसी में से एक लॉ है ये। ठीक है, मैं पांचों लॉ के नाम बताती हूँ तो शायद याद आएगा। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which states mass can neither be created nor be destroyed। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जो कहता था अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय मास irrespective of its source। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जो कहता था कि इफ टू एलिमेंट्स और आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स, तो अगर एक का मास फिक्स कर दो तो बाकी दोनों का मास फिक्स्ड रेशियो में आएगा। फोर्थ, गैल-यूसैक्स ले, दैट गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। और फिफ्थ था एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। बेटा ये नोटबुक में लिखो, लॉज नहीं लिखे हुए। अब सोचो इसमें से कौन सा लॉ इससे मैच कर रहा है? मैम मुझे लगता है कि लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ये बात कहता है कि कोई भी सोर्स हो, सोर्स मतलब हमने कोई चीज कहीं से भी ली हो, लेकिन जो एलिमेंट्स का रेशियो या जो परसेंटेज है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्या सभी को ये बात समझ में आई? रिपीट मैम। यस मैम। रिपीट करूं एक बार? यस मैम। देखो बेटा, हमने 5 लॉ पढ़े हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगी बेटा क्योंकि ये सब चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब जितना रिएक्टेंट लोगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कहता है कि जैसे अगर मैंने H2O लिया तो H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, जो इनका रेशियो है, बेटा रेशियो बोलो या परसेंटेज बोलो, वो फिक्स रहता है। नो मैटर कि आपने H2O जो है वो अपने लैब में बनाया है, H2O मतलब पानी आपने अमेरिका के किसी नदी से लिया है या भारत के किसी नदी से लिया है या आपने कैसे भी लिया है, हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो या परसेंटेज है वो हमेशा फिक्स आएगी। या कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का फिक्स आएगा। क्लियर हो रहा है? यस मैम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कहता है कि जब 2 सेम एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बना रहे हैं, H2O2 और H2O, या जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बना रहे हैं,
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स बना रहे हैं, NO, NO2, NO3, N2O5, ये अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं सेम एलिमेंट। तो ऐसे में अगर आप एक का मास फिक्स कर दोगे ना, तो बाकी दोनों का मास की जो रेशियो आएगी वो होल नंबर, मतलब ऐसे 1:2, 2:3, 3:5 ऐसी रेशियो आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ कार्बन का मास फिक्स कर दो तो ऑक्सीजन और O2 की, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दो तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इनमें से कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं दिखा सकता, ध्यान से देखना। NO NO2 दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता? दिखाता है। दिखा सकता है बेटा, सेम एलिमेंट से। CO CO2 दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? दिखाता है। दिखाता है। बाकी बच्चे भी बोलो, क्लास में इस तरीके से काम नहीं चलेगा। एवरीवन नीड्स टू स्पीक। नहीं मैम, बोलोगे तो नहीं समझ में। NO2S और NAF ये नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड। बाकी आर्य, ज्ञानेश्वर, मोक्षदा, अभिषेक, आप लोग भी बोलो बेटा। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो इसमें से कौन सा नहीं दिखाएगा? डी। Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि डी में अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे फ्लोरीन है। समझ में आया? Yes. ओके, चलो गुड। अभी ये भी करने की जरूरत नहीं है। डीबी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। वो कह रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम कैसे आएगा। बेटा देखो, ये सिर्फ मैं आपको लोगों को करके दिखा रही हूँ, ये वैसे एग्जाम में कम ही आता है। होता क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9+5 + 32 डिग्री। तो ये इसका वो होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये सेम है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम है, तो कितना होगा। तो मान लो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x/5 + 32। तो ये x = क्या हो जाएगा, 9x। अगर बेटा मैं LCM ले लूंगी तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 32 × 5, यानी कि 160x हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? एस में मुझे फॉर्मूला कहाँ से लिया आपने? बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ भी है। ये टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये हमने शुरू की क्लासेस में पढ़ा है। कभी भी डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो ये फॉर्मूला लगा दे। बेटा 5 यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 5x = 9x + 160x। सॉरी, x नहीं आएगा, 160। तो अब देखो, ये 5x इधर चला गया तो 160 इधर चला जाएगा, तो 9x - 5x = -160, क्योंकि +160 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4x = -160। तो x कितना आ जाएगा, -160/4। तो कितना आया, -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस = -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये तो चीज एक याद रखने वाली है। इसके अंदर आपको इतना लंबा फॉर्मूला, बस बेसिकली कम ही क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूला से। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें नापते हैं? एम्पियर। एम्पियर। वेरी गुड। पूजा आप भी बोलो बेटा, अभिषेक आप भी बोलो। चलो, इन द रिएक्शन N2 + 3H2 + 2NH3। बेटा ये तीनों गैसेस होगी। अब वो कहता है कि ये तीनों गैसेस हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन होंगी और बनेंगी। ये कौन सा लॉ है, डेफिनेट, रेसिप्रोकल, मल्टीपल प्रोपोर्शन या गैसियस वॉल्यूम? गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम। सभी को समझ में आया? गैसेस की जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये कौन सा होता है, गैसियस वॉल्यूम। लॉ का नाम है बेटा गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन, अब ये बड़े ध्यान से करें। देखो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमें थोड़ा ध्यान से देखना है।
बेटा देखो यहाँ पे जो हमें वेट दे रखा है ये किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। ग्राम में दे रखा है मतलब मोल्स की बात करेंगे, ये सभी को पता है ग्राम्स की बात है, इसका मतलब मोल्स की बात करेंगी। अच्छा अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला किसको याद है, जल्दी से बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। गिवन मास वेरी गुड ज्ञानेश्वर, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, वेरी गुड। बेटा देखो उसने पूछा कि किसके सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, बेटा जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जिसके जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसके उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा बेटा आप में से किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मैम जिसका वेट ज्यादा होगा 20 ग्राम होगा तो उसी के ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मानो मैंने आपसे पूछा कि मैंने 10 ग्राम नमक लिया और 20 ग्राम सेब लिया, तो किसमें ज्यादा पार्टिकल्स होंगे? 10 ग्राम साल्ट नमक में। नमक में। क्यों? क्योंकि नमक के दाने छोटे हैं और जो सेब है वो बड़ा है, तो मे भी 20 ग्राम में एक ही सेब आए, एक भी नहीं आएगा बेसिकली। लेकिन 10 ग्राम नमक में तो बहुत सारे नमक के पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसीलिए हम खाली वेट से नहीं देख सकते, हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। आर्या, पूजा, क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। अब मैम। देखो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 7 ग्राम N2, दूसरा ऑप्शन है 8 ग्राम्स O2, तीसरा ऑप्शन है 2 ग्राम्स H2 और लास्ट ऑप्शन है 20 ग्राम NO2। बेटा सबका निकालते हैं। देखो गिवन मास कितना है 7 और मोलर मास कितना हो जाएगा N2 का, मैंने कल लिखवाए थे ये मासेस, याद रखना। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो बताओ दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28। 28, वेरी गुड। तो इसके तो कितने आ गए, 1/4। ठीक है चलो बी में देखते हैं। बी में है 8 ग्राम O2, तो गिवन मास कितना है 8, और बेटा O2 का मास कितना होगा 32। 32। 32, वेरी। इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। सी 2 ग्राम H2, तो यहाँ पर 2 करा, और बेटा H2 में कितना मास आएगा 2। 2, डिवाइड करा कितना आ गया 1, और डी है 20 ग्राम NO2। NO2 का मास बताओ कितना आएगा? 39। नहीं बेटा थोड़ी सी गलती करी, 36 आएगा, नहीं सॉरी 46। बेटा सभी का 46 नहीं आ रहा है, इसका NO2 का। कोई बात नहीं, करो आप लोग फिर बताओ। मैम मेरा 39 आ रहा है। नहीं बेटा, एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का कितना होगा 40, और 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और 16। तो देखो 46 ही तो आ रहा है। ठीक है यस मैम 46। हाँ, तो बेटा अब इसको डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 10/23। अब बताओ इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1, सी वाला नंबर सबसे बड़ा है ना, तो आंसर क्या हो गया Yes, ma'am. सी। ठीक है यस मैम। चलो वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या आ गया सी, सॉरी मतलब बी, 2 ग्राम H, मैंने ऑप्शन गलत दिया। चलो अब देखो
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट। अब बेटा वो क्या पूछ रहा है, ग्राम, यानी कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, मास। अब की बार भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, अब उसने मोल्स कितने दिए, 0.25 मोल्स। गिवन मास वो हमसे कह रहा है कि आप बताओ, और वाटर का मोलर मास कितना होगा, निकालो। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बताओ कितना होगा वाटर का। 18। 18। तो बेटा अब गिवन मास निकालने के लिए ये इधर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, तो उससे हमारे पास वाटर का क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40 का 0, 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 4.5 20 है ना, और यहां से आ गया 25, 45, और बेटा 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 ग्राम्स। क्लियर हो रहा है ये सभी को। Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब ये देखो बेटा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 22.4 centimeter cube of nitrogen gets at STP। बेटा सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ml। ये अपने पास कहीं पर लिख के रखो, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ml। अब हमने पढ़ा था कि एट STP 22.4 लीटर में 1 मोल होते हैं। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। पर ये किसमें है बेटा, 22.4 लीटर में। उसने हमसे किसमें पूछा है, मिलीलीटर में। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, बताओ 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। Okay. वेरी 1000। 120. तो अब बताओ, अगर 22.4 लीटर में इतने हैं तो 22.4 मिलीलीटर में कितने होंगे, देखो 22.4 लीटर को ऐसे लिख सकते हैं, 22.4 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। इसमें कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो मिलीलीटर के लिए बेटा ये 1000 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अपॉन में 1000, तो कितने आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻20। क्या सभी को समझ में आया ये 20 कैसे आया है, बेटा 23 का मतलब हो गया ना 10 की 23 जीरो है, 3 जीरो तो कट जाएंगे नीचे वाले से, तो कितनी जीरो बचेंगी, 20 जीरो बचेंगे। आया समझ, Yes, ma'am. तो बड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, मतलब ml की बात होती है, तो कितना आएगा आंसर, 6.022 इंटू 10⁻20। आया समझ। Yes, ma'am. Yes. चलो अब Yes, बेटा ma'am. देखो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब आप ये खुद से करोगे, समझ में आ गया था ना कैसे करना है, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और मोल्स से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब ये मैं नहीं कराऊंगा, अभी हमने पीछे करा है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। अब स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगैड्रोस लॉ, ये भी आपके नोट्स में हमारे पास है। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगैड्रोस लॉ, मैं फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। Avogadro's law proposed equal volume of all gases
एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे 22.4 लीटर गैस में 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं। तो यही बात एविगेड्रो लॉ ने करी। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम कार्बन एंड 12 यू कार्बन। बेटा ये मैंने डिफरेंस समझाया है, बताओ 12 यू कार्बन का मतलब क्या हुआ? 1 एटम ऑफ कार्बन। 12 यू कार्बन का मतलब क्या हुआ? 1 एटम ऑफ कार्बन। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ? 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल एटम्स मतलब समझते हो ना? 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स ऑफ कार्बन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस उसके बाद बेटा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग इन यू। अब इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो कर सकते हो सबका। नाइट्रोजन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, कार्बन का पता है, सबका पता है, तो कर लोगे अब? Yes, ma'am. सब बच्चे बताओ, सब कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, किसी ma'am. को भी डाउट नहीं है ना इसमें? चलो ठीक है। Right, ma'am. हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस? 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? बताओ, 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसने ये पूछा है। अभिषेक आप खुद को अनम्यूट करके बोलोगे, आज की क्लास में आपने नहीं बोला है। अभिषेक, क्या मैम? हाँ आप बताओ 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? मैम 6 2 कितने? वेट भाग्यश्री, 1 मिनट। अभिषेक बोलो बेटा, थोड़ा माइक अनम्यूट करके बोलो, मेरे को आवाज आ रही है आपकी, आप बोलो। मैम क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन ये है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? अगर लिखा है 1 मोल तो मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे? चलो ठीक है, भाग्यश्री आप बोलो। 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ समझ में आया। Yes, ma'am. मोक्षदा आपको? मोक्षदा, Yes, ma'am. पूजा, आर्या, Yes, ma'am. हाँ बेटा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? किसी भी चीज का जब हम अमाउंट देखते हैं तो किस में देखते हैं? मोल में देखते हैं। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ये तो मैंने बताया ही था अभी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। उसके बाद बेटा देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब तो आप खुद से स्टेट कर सकते हो बुक से। होमोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस ma'am. मिक्सचर्स, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सारी डेफिनेशंस हमने करी। अब ये देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3? बेटा अगर 1 मोल ऑफ NH3 है तो मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है NH3 के? अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स है NH3 के, रेशियो कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज का जब रेशियो कहता है ना, तो रेशियो मतलब डिवाइड करना होता है। तो वो कह रहा है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। किसमें निकालो? 1 मोल NH3 अपॉन 1 मोल HNO3। अगर 1 मोल NH3 मतलब NH3 के कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर 1 मोल HNO3 है तो HNO3 के भी कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1 अपॉन में
1। तो रेशियो क्या आई? 1:1। समझ में आया ये? Yes, ma'am. यस मैम। मैम एक बार रिपीट करो ना। बेटा देख, रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी कभी रेशियो निकालना होता है, जैसे मानो कि एक बैग है, इस बैग में 3 सर्कल है, ठीक है, और 2 स्क्वायर है। अब वो कह रहा है रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ सर्कल टू स्क्वायर। तो जो पहले लिखा है ना उसको ऊपर रखते हैं, तो हम लिखेंगे सर्कल अपॉन में स्क्वायर। तो सर्कल कितने हैं? 3। स्क्वायर कितने हैं? 2। तो रेशियो आ जाती है 3:2। ऐसे निकालते हैं रेशियो। समझ में आया क्या होता है रेशियो? यस मैम। यस मैम। अब वो कह रहा है 1 मोल NH3 एंड 1 मोल HNO3 के मॉलिक्यूल्स की रेशियो निकालो कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है और 1 मोल HNO3 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेटा 1 मोल NH3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into 10⁻23। और मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल HNO3। तो बेटा दोनों में ही 6.022 into 10⁻23 हो गए ना, क्योंकि 1 मोल का मतलब तो सेम ही है। क्लियर हो रहा है ये? Yes, ma'am. तो रेशियो Yes, कितना आ ma'am. जाएगा? 1:1। ठीक है, चलो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 0.04 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। बेटा देखो, मैं यहाँ पर दोबारा नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूला लिख रही हूँ। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से अपने पास लिखकर रखने हैं और फिर क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर वो हमसे मास के टर्म्स में बात करता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूला में बेटा या तो वो हमसे नंबर ऑफ मोल्स निकलवा सकता है, या हो सकता है उसे नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास देते और गिवन मास निकलवा लो, तो भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन में 22.4 लीटर। अगर उसने वॉल्यूम दिया हुआ है एट STP पे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। अगर पार्टिकल्स में बात करता है तो ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो फोन से क्लास ले रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और अपने पास ये फॉर्मूला नोटबुक में ऐसे अच्छे से लिख कर रखो। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब ये बताओ इस क्वेश्चन में इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 0.044 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकेंड वाला मैम। Second. सेकंड वाला। वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स उसने पूछे हैं हमसे, वॉल्यूम उसने दिया है मुझे, कितना दिया है? 0.44 लीटर। 0.448 और नीचे क्या रखना है हमें? 22.4। बेटा देखो, यहाँ पर एक डेसिमल से पहले डेसिमल है तो यहाँ पे 10 लगा दो, यहाँ पे 3 से पहले डेसिमल है तो यहाँ पे 1000 लगा दो। जैसे डेसिमल के बाद 3 जीरो है ना, तो नीचे 3 जीरो लगा दो। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर था तो पार्ट के ऊपर 1 जीरो लगा दो। अब 224 से 448 पूरा पूरा 2 पर जा रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आ गया? 2 अपॉन में 100 यानी कि 0.024। समझ में आया ये कैसे करा? Yes, ma'am. किसी को ये समझ में नहीं आया कि मैम ये मैथ्स कैसे करिए तो मुझे बोलना। अब तो बेटा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, अब आप ये खुद से क्वेश्चन कर सकते हो। Yes. यस मैम। Yes, ma'am.
अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग. एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127. अब बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे U दे रखा है 254 U. तो 254 U का मतलब एटॉमिक मास की बात हो रही है. तो बेटा 254 U है और एक आयोडीन का वेट कितना होता है 127. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2. तो यहाँ पर क्या आया, 2 मोल्स आया या 2 एटम्स ऑफ आयोडीन आया? U टू आई. एटम. तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2 एटम्स ऑफ आयोडीन. और अगर है 254 ग्राम और अभी भी ये तो 127 ही रहेगा, तो अब कितना आएगा, 2 मोल्स. कितना आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ आयोडीन. और 2 मोल्स ऑफ आयोडीन का मतलब कितने एटम्स हुए आयोडीन के, 2 इंटू में 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, 12.044 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स. क्या सभी को ये बात क्लियर हुई? यस Yes, मैम. ma'am. वेरी गुड. चलो. A student used a carbon pencil to write his homework. The mass of this was found to be 5 milligram. अब number of moles निकालने हैं. Number of moles कैसे निकालेंगे, given mass upon में molar mass. तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम. यहाँ पे इसका मास कितना दे रखा है 5 मिलीग्राम. बेटा 5 मिलीग्राम का मतलब होता है 5 इंटू में 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम्स. ठीक है. तो गिवन मास रखोगे 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, मोलर मास रखोगे 12. सॉल्व कर लो. अब देखो, the natural isotopic abundance of boron 10 is 19.60% and boron 11 is 80.4%. The exact isotopic masses are this and this. Calculate the average atomic mass. तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास के लिए बताया था ना, 10 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर को प्लस करके 100 से डिवाइड. ठीक है. यस मैम. बेटा आप देखो, आप आराम से एक सेकेंड लो और ये सारे क्वेश्चंस देखो कि आप क्या ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. सिर्फ एक बार क्वेश्चंस देखो. कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH. अब आप पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो. गिवन मास है, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करो, मोल्स आ जाएगा. और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से. ठीक है. मैम वो क्यू वाला करवा दीजिए. क्यू वाला करा दूं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम्स ऑफ यूरिया एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. देखो बेटा, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2. ठीक है. हमें कितना यूरिया का गिवन मास हमारे पास कितना है 5.6 ग्राम्स. अगर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास कितना आएगा बेटा, देख नाइट्रोजन का कितना है 14, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, इस नाइट्रोजन का 14, ये 2 हाइड्रोजन का 2. ठीक है. 14 + 2 16 + 12 + 16 + 16 ये आया. तो 16 + 16 + 16 48 + 2 50 + 10 60. तो कितना आया 60 ग्राम्स आया. पहले ये देखो अच्छे से कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ठीक है. अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास. अब बेटा गिवन मास कितना है 5.6, मोलर मास कितना है 60. ठीक है. डिवाइड कर दे, दोनों 4 की टेबल से चले जाएंगे. तो ये आ जाएगा 1.4 और ये आ जाएगा
60 करेंगे तो 115 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, अब बेटा 1.4 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा लगभग लगभग 0.093। देखो डेसिमल हटा के 10 लगाएंगे तो यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे आप 150 रखोगे, यहाँ पे 14 रखोगे, यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक 0 लगाओगे, अभी भी नहीं जाएगा, अब एक और 0 लगानी पड़ेगी, तो फिर 150 से 9 बचे, तो ऐसे कितना आ जाएगा 0.0093 मोल्स। अब बेटा बहुत ध्यान से समझो, एक जब था NH2CO NH2, तो एक के पास कितने हाइड्रोजन है? इस एक में कितने हाइड्रोजन है बेटा? टोटल हाइड्रोजन कितने हैं इस 4 एक में? 4 4। वेरी गुड। तो जब एक में 4 है तो 0.093 में कितने होंगे, कैसे निकालेंगे? अगर एक में 4 है तो 0.093 में कितने होंगे, कैसे निकालेंगे? 4 इंटू में 0.093 मोल्स। समझ में आया ये? Yes, ma'am. और उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछे, मोल्स नहीं पूछे, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 से। ऐसे ही बेटा अगर एक में 4 हाइड्रोजन है तो इतने हाइड्रोजन हो गए। एक में नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, 2 तो फिर इतने में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू में 0.093 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नाइट्रोजन हो जाएंगे। कार्बन कितने हो जाएंगे? 1। बेटा सभी को समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ जी बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करने हैं। आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं, बाकी क्वेश्चंस आप भी अच्छे से करें। ठीक है, Yes, और जो ma'am. भी डाउट है वो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत जरूरी है बेटा कि चैप्टर 2 के लिए आपका चैप्टर 1 अच्छे से आता हो, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। अब आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है। बाय। Good evening, ma'am. Take care. गुड इवनिंग बच्चे, टेक केयर, यू टू टेक केयर। बाय बच्चे।